अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है, क्योंकि इस ड्रामे के हवाले से कई नई खबरें मेरे पास आज आप लोगों के लिए मौजूद हैं। और वैसे भी नाज़रीन इकराम, इस वक्त अगर कोई सीरीज़ वाकई अपनी कहानी, स्क्रिप्ट, किरदारों और तारीख़ी माहौल के ज़रिए नाज़रीन को मुसलसल अपने साथ जोड़े रख सकती है तो वो यही सीरीज़ है। ना तो इसमें फजूल रोमांस है, ना औरतों पर गैर ज़रूरी तवज्जो है और ना ही बेजा चमक दमक है। हर चीज़ मुतवाज़न, बावकार और साफ महसूस होती है। और आज के तारीख़ी ड्रामों में ये बिलाशुबा बेहतरीन सीरीज़ में से एक है। इसकी हम एक दिन में कई किस्तें भी देख लें तो बोरियत महसूस नहीं होती। और इस वक्त ये वाहिद सीरीज़ है जो अपनी कहानी, स्क्रिप्ट, किरदारों और तारीख़ी फ़िज़ा से नाजरीन को जकड़े रखती है। आप लोग इसकी पिछली किस्त ही देख लें कि किस तरह ज़ैनोस और एवरेनोस ओगलो को उनकी शान के मुताबिक बहुत खूबसूरत अंदाज में रुखसत किया गया। दूसरी तरफ कुरुल शोरहान में बेचारे बुरान को देख लें, ऐसा लगा जैसे उसका किरदार जल्दी जल्दी निपटा दिया गया हो। और वैसे बुरान को क्या कहें, उस्मान गाजी को कौन सा अच्छे तरीके से अलविदा कहा गया। तो बहरहाल अगले किसके ट्रेलर्स के रिव्यू की तरफ बाद में आते हैं। पहले मैं आप लोगों को इस ड्रामे के हवाले से पहली खबर जो देने जा रही हूँ वो ये है कि पिछले ही दिनों तुर्की में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें सुल्तान फातेह सीरीज़ के हीरो, जिनका नाम सरकान चाईओगलू है, उन्होंने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन को एक तलवार पेश की। और ये तलवार कोई आम तलवार नहीं थी, ये फातेह सुल्तान महमद की रस्मी तलवार थी। और ये असल में एक कॉपी है जिसे तैयार करने में तकरीबन 8 महीने लगे थे। और सुल्तान फातेह की इस जैसी असल तलवार तोप कॉपी पैलेस में महफूज है। और सरकान चाईओगलू ने इसी तलवार की नकल उस वक़्त इस्तेमाल की थी जब उन्होंने कौस्तांतिनिया की फतह के बाद आया सोफिया के मिंबर पर जुमे का खुतबा दिया था। और सरकान चाईओगलू उस रात तकरीब में सुल्तान की तलवार पेश करते हुए वाकई बहुत शानदार लग रहे थे। और नाज़रीन इकराम, इस सीरीज़ के हवाले से दूसरी खबर ये है कि एक तुर्क अदाकार जिनका नाम इस्माइल देमिर्जी है, वो इस सीरीज़ यानी महमद फातिल और सुल्तानी में अहमद गदिक पाशा के किरदार के तौर पर शामिल हो चुके हैं। तारीख़ में जो अहमद गदिक पाशा का हुलिया है उसके मुताबिक वो दुबली पतली जिसामत वाले, सांवली रंगत, बड़ी नाक, हल्की सी दाढ़ी, दरमियाना कद और इंतहाई सख्त मिजाज और बेहद कंजूस शख्स थे। उनकी ये क्वालिटीज़ एक इटालियन हिस्टोरियन ने बयान की हैं जिसने उस दौर में अहमद गदिक पाशा को अपनी आंखों से देखा था। तो कास्ट किए जाने वाले इस नए अदाकार की जहाँ तक बात है तो महमद फातिल और सुल्तानी ने अब तक कास्टिंग के मामले में हमें कभी भी मायूस नहीं किया, तो इस बार भी गालबन इंतखाब अच्छा ही होगा। और तारीख़ी ड्रामों के बहुत से शायकीन को इस्माइल देमिर्जी वैसे भी पसंद होंगे। तारीख़ी ड्रामों में काम करते हुए तारीख़ी लिबास में इनकी शख्सियत खूब अच्छी तरह खुलकर सामने आती है, इसलिए ये एक बहुत अच्छा इंतखाब लग रहा है। और मैं आप लोगों को यहाँ याद दिलाती चलूँ कि इस्माइल देमिर्जी इससे पहले भी एक और ड्रामा सीरीज़ जिसका नाम कसम सुल्तान था, उसमें सदर आज़म किमान केश मुस्तफ़ा पाशा का किरदार अदा कर चुके हैं। गिदिक अहमद पाशा सुल्तान फातेह के दौर के ताकतवर तरीन उस्मानी सियासतदानों और फौजी कमांडरों में से एक थे। वो अपनी फौजी जहानत, सियासी असर व रसूख और उस्मानी सल्तनत की तोसी में अहम किरदार की वजह से याद किए जाते हैं। इनके बारे में मुख्तसर सी तारीख मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगी ताकि ड्रामे की कहानी आप लोगों के लिए ज़्यादा दिलचस्प हो जाए। तो मौरखीन के मुताबिक अहमद गिदिक पाशा की पैदाइश बल्कान के एक ईसाई ख़ानदान में हुई और गालबन उनका ताल्लुक अल्बानवी नस्ल से था। इन्हें कम उम्री में निज़ाम के तहत उस्मानी निज़ाम में शामिल कर लिया गया। बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उस्मानी दरबार में आला फौजी और इंतज़ामी तरबियत हासिल की। जहाँ तक इनकी फ़ौजी कामयाबियों की बात है तो गिदिक अहमद पाशा सल्तनत के कामयाब तरीन जर्नैलों में शुमार होते थे और उन्होंने कई अहम मुहिम्मात की क़यादत की। उनकी बड़ी कामयाबियों में करामान के बगावतों को कुचलना, एनातोलिया में उस्मानी इक़्तिदार को मजबूत करना, 1475 ईस्वी में क्रीमिया की कामयाब मुहिम की क़यादत और फिर बहीरा असवद के अतराफ़ में उस्मानी असर और रसूख को बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, 1480 ईस्वी में अहमद गिदिक पाशा ने जनूबी इटली पर उस्मानी हमले की क़यादत की और ओतरांतो को फतह किया। ये यूरोप में उस्मानियों की मशहूर तरीन मुहिम्मात में से एक बन गई और बहुत से मौरखीन का मानना है कि ये इटली में मज़ीद बड़ी फतूहात का आगाज़ था। बाद में गिदिक अहमद पाशा सदर आज़म बने जो उस्मानी सल्तनत के आला तरीन ओहदों में से एक था। और इस तरह उन्होंने दरबार में बेपनाह असर और रसूख हासिल कर लिया, लेकिन सियासी रकाबतों और दरबारी साजिशों ने बिलाखिर उनकी पोजीशन कमज़ोर कर दी। और सुल्तान बायज़ीद सानी के इक़्तिदार में आने के बाद गिदिक अहमद पाशा पर सियासी बेवफाई का इल्ज़ाम लगाकर 1482 ईस्वी में उन्हें कत्ल कर दिया गया। और ये तो आप लोग जानते ही हैं
कि जैसा कि मोहम्मद फातिल और सुल्तानी के सीज़न 2 के आखिर में महमूद पाशा का किरदार शामिल कर तो लिया गया था, लेकिन उनकी सियासी मुहिम्मात और कामयाबियां सीज़न 3 में दिखाई गईं, तो यही तर्ज अमल अब गिदिक अहमद पाशा के बारे में भी शायद इख्तियार किया जाएगा। और मद्दाह अब आने वाले सीज़न में ज़बरदस्त फौजी मुहिम्मात, सियासी ड्रामा और अहम तारीख़ी वाक़यात देखेंगे। और सच कहूँ तो प्रोड्यूसर एक के बाद एक ऐसे अहम किरदार ला रहे हैं कि इंसान पिछले किरदारों का गम भूलने लगता है। पहले हम सोच रहे थे कि अब ज़ैनोस पाशा के बगैर क्या होगा, और अब अचानक ताकतवर वज़ीरों की एंट्रियाँ शुरू हो गई हैं। वाकई मानना पड़ेगा कि इस ड्रामे के प्रोड्यूसर किसी की कमी ज़्यादा देर महसूस नहीं होने देते। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अभी भी सीज़न 3 ख़त्म होने में 3 किस्तें बाकी हैं, तो अगर गिदिक अहमद पाशा मुस्तफ़ा के लाला बनने वाले हैं तो मैं इन दोनों के दरमियान एक खूबसूरत ताल्लुक़ देखने के लिए बेताब हूँ। क्योंकि गिदिक अहमद पाशा अगर मुस्तफ़ा के लाला बन गए तो महमूद पाशा मुस्तफ़ा से दूर हो जाएगा, क्योंकि पिछली चंद किस्तों में महमूद पाशा ने बायज़ीद के साथ जो रवैया अपनाया है, उसके बाद मुझे महमूद मुस्तफ़ा के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। और वैसे गिदिक अहमद पाशा जम सुल्तान के लालाओं में से एक था, क्योंकि उनके कई उस्ताद थे, लेकिन यहाँ ड्रामा सीरीज़ में तो अभी तक जम सुल्तान पैदा ही नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि मुस्तफ़ा और बायज़ीद के हवाले से ही गिदिक अहमद पाशा के हवाले से कोई कहानी बनाई जाएगी। और नाज़रीन इकराम, इस किरदार के लिए जो अदाकार लिया गया है उसके बारे में आप लोग ये बात नोट करें कि गिदिक अहमद पाशा के किरदार के लिए ज़्यादा बड़ी उम्र का अदाकार नहीं लिया गया, जैसे जानदारली या ज़ैनोस के किरदारों के लिए लिया गया था। तो ये इस लिहाज से अच्छी बात है कि ये चीज़ हमें कई नए सिनेरियोस और नई कहानियाँ दे सकती है, ख़ास तौर पर उस दौर में गिदिक अहमद पाशा के किरदार की अहमियत को देखते हुए। और ये अदाकार भी वाकई शानदार है और इसमें ख़ास रोब है। और जहाँ तक कहानी का ताल्लुक़ है तो ज़ाती तौर पर मुझे यही लगता है कि इस बार हमें पाशाओं के हवाले से पहले से मुख्तलिफ और नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ गिदिक अहमद पाशा के बारे में मैं आप लोगों को एक दिलचस्प बात ये बताना चाहूँगी कि इस पाशा के बारे में एक पुरानी रवायत मशहूर है कि वो पहले यनीचरियों के बावर्ची थे और एक दिन बाज़ार में गोश्त ना मिलने पर गुस्से से बुरा भला कह रहे थे कि मुझे गोश्त नहीं मिला, मैं खाना कहाँ से पकाऊँ। तब बाज़ार में भेस बदल कर घूमते हुए फ़ातिह सुल्तान महमद ने उन्हें देखा और पहचान लिया। तो मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक ये कहानी झूठी है, क्योंकि गिदिक अहमद पाशा ने रोमेली और एनातोलिया दोनों की गवर्नरी की है, इसीलिए इस किस्से का उनकी असली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि चाहे ये कहानी झूठी ही क्यों ना हो, फिर भी राइटर्स इसे सुल्तानुल फतुहात सीरीज़ में शामिल करेंगे, क्योंकि ड्रामे के मुताबिक ये एक ज़बरदस्त सिनेरियो बन सकता है। मिसाल के तौर पर महमूद पाशा को बाज़ार भेज दें और फिर वही कहानी के मुताबिक मुलाकात हो जाए। और इसके बाद नाज़रीन इकराम, अब आते हैं विलाद की तरफ। तो विलाद की कहानी इसी सीज़न में ख़त्म होगी। पहले विलाद के किरदार के बारे में ये खबर फैल गई थी कि विलाद का किरदार सीज़न 4 तक ले जाया जाएगा और फिर सीज़न 4 में वो कत्ल होगा, क्योंकि विलाद 10 साल कैद में रहा था और फिर वहाँ से निकलकर दोबारा से वो सुल्तान फातिह के ख़िलाफ़ आया और फिर उसकी मौत हुई। लेकिन देखा जाए तो विलाद के कैद वाला वाक़या तो ये एपिसोड 75 में दिखा चुके हैं। अब सिर्फ रात वाला हमला और उसकी मौत बाकी रह गई है। और मेरा ख्याल है कि चौथे सीज़न का मरकज़ी किरदार ओज़ून हसन होगा। ठीक है, आप लोग मुझे ये कहेंगे कि वो 10 साल कैद हुआ था और यहाँ राइटर्स ने उसे सिर्फ चंद दिनों के लिए हंगरी के कैद खाने में कैद किया और फिर वो बाहर निकल आया। तो मैं यही कहूँगी कि राइटर्स की मर्ज़ी, क्योंकि वो इस सीज़न में विलाद के किरदार को ख़त्म करके अगले सीज़न में ओज़ून हसन और सिकंदर बेग अल्बानवी को लाएंगे। वैसे भी राइटर्स अब विलाद को ज़िंदा रखकर क्या करेंगे, उसका राइट हैंड पैदरी तो ख़त्म हो ही चुका है। और सच पूछे तो पैदरी इस सीज़न के बेहतरीन सानवी किरदारों में से एक था। उसने इस सीरीज़ में बहुत ज़बरदस्त अदाकारी की, लेकिन उसके अंजाम में सुल्तान फातिह की जहानत और फौरी इंतकाम को कुछ ज़्यादा ही ड्रामाई अंदाज में दिखाया गया। और उसके और शहज़ादा बायज़ीद के सीन के हवाले से मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि शहज़ादा बायज़ीद को अभी तक जूलिया का नाम याद था, जबकि हम सब तो भूल चुके थे। यहाँ तक कि पैदरी भी मार खाते वक्त हैरान हो गया होगा कि ये जूलिया अचानक कहाँ से आ गई। इसके अलावा ये भी जाहिर हुआ कि बायज़ीद अपना इंतकाम दिल में छुपा कर रखता है, वो फ़ौरन जाहिर नहीं करता, लेकिन जब दुश्मन हद से बढ़ जाए तो फिर वो ज़बरदस्त तरीके से जवाब भी देता है। उधर एरेना भी अपना इंतकाम लेने में कामयाब हो जाएगी और एरेना के साथ साथ हम सबको भी बहुत सुकून महसूस होगा, क्योंकि हम खुद देख चुके थे कि एरेना की ज़िंदगी कभी बहुत सादा और ख़ूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन विलाद, कैटरीना और मोरेना जैसे लोगों ने उसकी ज़िंदगी को एक ट्रेजेडी बना दिया था। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आखिरकार वो कम से कम अपना थोड़ा बहुत बदला तो ले ही लेगी, यानी कि कम से कम विलाद के 3 साथी तो ख़त्म हो गए, यानी कि ड्रैगन, पैदरी और कैटरीना। देखा जाए तो एरेना ने वाकई हिम्मत दिखाई और डट कर खड़ी हुई।
اور اپنے انتقام کی خاطر سلیمان کے ساتھ واپس بھی نہیں گئی۔ امید ہے کہ اب وہ اپنا انتقام لینے کے بعد بچ نکلنے میں بھی کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ ابھی اسے ولاد کی خطرناک ماں سے بھی نمٹنا پڑے گا اور ممکن ہے کہ سلیمان آ کر اسے بچا لے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔